हेलो हेलो, मैं वादा करता हूँ कि मैं नए साल पे जल्दी जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करूंगा और वीडियो और भी जल्दी। ये हमेशा यही बोलता है। सॉरी। और वैसे सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सारे लोगों को एक आदमी मिला जिसका नाम था क्रिकेट, और वो मॉकटाउन से बहुत दूर रहता था। लेकिन सारे लोग भी मॉकटाउन से इतना दूर इसी आदमी की तलाश में आए थे क्योंकि उनको जानना था कि स्काई आइलैंड कैसे जाते हैं। और क्रिकेट ने बिल्कुल वैसा ही किया, सब लोगों को बताया कि कैसे एक पानी के करंट का इस्तेमाल करके वो लोग ऊपर जा सकते हैं। जब क्रिकेट ने ये सब बताया तो उसॉप बहुत डर गया। उसॉप ने बोला कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या गारंटी है कि हमको ऊपर स्काई आइलैंड मिलेगा। और वो सच्ची में होता है। हो सकता है कि वहाँ पे कोई स्काई आइलैंड ना हो और हम नीचे गिरे, जिससे हमारी जान जा सकती है। लेकिन लूफी को यकीन था कि वहाँ पे स्काई आइलैंड ज़रूर होगा और हम नीचे नहीं गिरेंगे। आखिर में सब कुछ ठीक हुआ और सारे लोग मान गए स्काई आइलैंड जाने के लिए। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है क्रिकेट के घर का सीन, जहाँ पर रात हो चुकी है और सारे लोग क्रिकेट के घर पर रुके हुए हैं क्योंकि कल दोपहर में उन्हें स्काई आइलैंड जाना है। शोजो जोरो से बोलता है कि यार कल तो तुम चले जाओगे स्काई आइलैंड हम सबको छोड़कर। जोरो बोलता है कि तुमने सही कहा, वैसे मुझसे दूर हटो क्योंकि तुमसे बहुत बुरी बदबू आ रही है। रॉबिन किताब पढ़ रही है और सारे लोग अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तभी क्रिकेट सबको अपनी मूर्तियां दिखाता है। वो बताता है कि ये सारी सोने की मूर्तियां बहुत कीमती है और मेरे को ये पानी में डुबकी लगाने से मिली है। सारे लोग बोलते हैं कि ये मूर्ति तो बड़ी ही कमाल की है, खासकर ये पक्षी वाली मूर्ति, ये तो बहुत अच्छी है। क्रिकेट बोलता है कि इस पक्षी से याद आया, मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताना तो भूल ही गया। ऐसा ही पक्षी तुम्हें पकड़ना होगा कल दोपहर से पहले, क्योंकि ऐसा ही पक्षी तुम्हें रास्ता दिखाएगा उस करंट तक जाने का, क्योंकि ग्रैंड लाइन के अंदर कंपास तो काम नहीं आता और तुम करंट तक कैसे जाओगे। और वैसे भी लॉकपोस्ट एक बार में एक ही रास्ता दिखाता है और वो दिखा चुका है, जो कि स्काई आइलैंड का है। ये सुनकर सारे लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि इतनी ज़रूरी बात तुमने हमें अब बताई। क्रिकेट बोलता है कि जल्दी जाओ और उस पक्षी को पकड़ के लेके आओ, अभी भी टाइम है, इधर के जंगल में वो पक्षी मिल जाएगा। ये सुनकर सारे लोग भग जाते हैं उस जंगल की तरफ पक्षी को पकड़ने के लिए। उसॉप डरता हुआ जाता है और बोलता है कि इतनी रात में जंगल में जाना ठीक नहीं है। सारे लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि अब इस घने जंगल में वो पक्षी कहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे लूफी और सारे लोग तो जंगल में पहुंच चुके हैं, लेकिन वहाँ पे क्रिकेट के घर के बाहर बेलेमी अपने पायरेट ग्रुप के साथ पहुंच चुका है और वो क्रिकेट को आवाज़ लगाता है। जब क्रिकेट, माशिरा और शोजो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि ये सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्रिकेट बोलता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम इधर से चले जाओ। बेलेमी इसके जवाब में बोलता है कि हाँ पता है, मैं वैसे भी तुम जैसे सपने देखने वालों के मुंह नहीं लगना चाहता, मैं तो बस वो मूर्तियाँ चुराने आया हूँ जो कि तुमको पानी के अंदर से मिली है। क्रिकेट बोलता है कि भूल जाओ, वो मूर्तियाँ तो तुम्हें सपने में भी नहीं मिलने वाली। बेलेमी का एक पायरेट गुस्से में क्रिकेट पे हमला करता है, लेकिन क्रिकेट एक ही बार में उसको दूर गिरा देता है और फिर माशिरा, शोजो और बेलेमी के पायरेट्स के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। लेकिन आखिर में क्रिकेट, माशिरा, शोजो जीत जाते हैं और वो बेलेमी के आदमियों को हरा देते हैं। अब अपने आदमियों को हारता देखकर बेलेमी हंसता है और बोलता है कि लगता है मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा। और फिर वो अपने पैरों को झुकाता है और अपने डेविल फ्रूट की ताकत इस्तेमाल करने लगता है और हमें पता लगता है कि बेलेमी के पास भी एक डेविल फ्रूट की ताकत है। वो उछल के लूफी की शिप के पास जाके बैठ जाता है और क्रिकेट से बोलता है कि अब तो तुम्हारा खेल खत्म। बेलेमी के पैरों में से बिल्कुल ऐसी आवाज़ आती है जैसे उसके पैर स्प्रिंग के बने हों और बेलेमी बहुत तेज़ी से जाके क्रिकेट के एक जोर का घूसा मारता है और उसको वहीं पे नीचे गिरा देता है। जैसे ही नीचे क्रिकेट गिरता है वैसे ही बेलेमी के सारे साथी क्रिकेट पे हमला करके उसको और घायल कर देते हैं।
फिर बेलेमी के सारे साथी बोलते हैं कि तुम हमारे कैप्टन को नहीं हरा पाओगे, इनके पास स्प्रिंग वाला डेविल फ्रूट है और तुम्हारा इनसे कोई भी मुकाबला नहीं है। और फिर बेलेमी बोलता है कि ये तीनों हार चुके हैं, जल्दी से जाओ और वो सोना निकाल के ले आओ इसके कमरे में से। और फिर बेलेमी के सारे साथी वो सोने की मूर्तियां निकाल के लाते हैं और बोलते हैं कि अगर हम इनको बेचेंगे तो हमको अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। बेलेमी बोलता है कि ध्यान से देखो, ये सोने की मूर्तियां तो बहुत ही चमक रही है। तभी क्रिकेट के पीछे से खड़े होने की आवाज आती है और क्रिकेट चिल्ला के बोलता है कि तुम उसको गंदा कर रहे हो अपने गंदे हाथों से। ये सुनकर बेलेमी के साथियों को बहुत गुस्सा आता है और बेलेमी का एक साथी अपना हथियार लेके बढ़ता है क्रिकेट की तरफ उसको मारने के लिए। बेलेमी का साथी क्रिकेट पे हमला करता है, लेकिन सामने माशिरा आ जाता है और वो क्रिकेट को बचा लेता है। लेकिन माशिरा की पीठ में एक बहुत ही गहरा घाव हो जाता है जो कि आसानी से ठीक नहीं होने वाला। क्रिकेट बोलता है माशिरा से कि ये तुमने क्या किया, तुमने तो अपनी जान मेरे लिए खतरे पे लगा दी। बेलेमी को बहुत गुस्सा आता है ये सब देखकर और वह बोलता है कि ये दोनों बंदरों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, अब मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये बोलकर वो शोजो के पेट में एक जोर का घुसा मारकर उसे पानी में फेंक देता है। क्रिकेट देखता है कि उसके दोनों भाइयों की क्या हालत हो गई है और बेलेमी अभी भी सोना लेकर जा रहा है। वो बेलेमी को रोकता है और बोलता है कि वो सोना कहाँ पे लेके जा रहे हो, वो सोना हम तीनों भाइयों ने बड़ी मुश्किल से समुद्र में से इकट्ठा करा है। बेलेमी ये सुनकर रुक जाता है और वो बोलता है कि लगता है अभी तुम्हें और पिटने का मन है। इसके बाद बेलेमी के सारे आदमी क्रिकेट का घर भी तोड़ देते हैं और उसकी सोने की मूर्तियां भी लेके चले जाते हैं। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जंगल का और यहाँ पे सारे लोग पक्षी पकड़ने आए हैं, लेकिन लूफी को एक कीड़ा मिलता है जो कि उसको बहुत पसंद आता है। तो चॉपर उससे बोलता है कि कीड़ा बाद में पकड़ लेना, अभी हम यहाँ पे पक्षी पकड़ने आए हैं, अगर हमें वो नहीं मिला तो हमारे लिए मुश्किल होगी और हम स्काई आइलैंड नहीं जा पाएंगे। लेकिन तभी उन दोनों के पास एक मधुमक्खी का छत्ता गिरता है और उसकी सारी मधुमक्खियां लूफी और चॉपर के पीछे पड़ जाती है। फिर वो दोनों भागते भागते सब लोगों के पास जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि सब लोगों को पक्षी तो मिल गया है, लेकिन उस पक्षी को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन तभी वहाँ पे रॉबिन आती है और वो अपने डेविल फ्रूट की ताकत से उस पक्षी को 2 मिनट में पकड़ लेती है और इसको देखकर सारे लोग काफी हैरान होते हैं। लूफी बोलता है कि पक्षी तो मिल गया, अब जल्दी से क्रिकेट के पास चलते हैं क्योंकि कल सुबह हमको स्काई आइलैंड जाना है। और इसके बाद सारे लोग क्रिकेट के घर के लिए निकल जाते हैं। रॉबिन बोलती है कि ये पक्षी को पकड़ना तो बहुत ही आसान था। जब सब लोग क्रिकेट के घर पे पहुंचते हैं तो उनको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता क्योंकि वो देखते हैं कि उनकी गोइंग मैरी टूटी हुई है और बाकी के सारे लोग घायल पड़े हैं। लूफी क्रिकेट को देखता है, उसकी बहुत बुरी हालत है। वो क्रिकेट को उठाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। जोरो बोलता है कि ऐसा लगता है इन तीनों भाइयों को कोई बहुत बुरी तरह से पीट के गया है। नामी पीछे से बताती है कि इनका घर भी टूटा हुआ है और इनके घर पे जो सोने की मूर्तियां थी वो भी गायब है। लूफी क्रिकेट से बोलता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और मुझे बताओ कि तुम्हारी ये हालत किसने करी। क्रिकेट बोलता है कि तुम्हारा जानना ये ज़रूरी नहीं है और वैसे भी वो मूर्तियाँ मेरे किसी भी काम की नहीं थी। ज़रूरी ये है कि कल दोपहर में तुम्हें स्काई आइलैंड जाने के लिए निकलना होगा। जोरो लूफी को बताता है कि वहाँ पे दीवार पे बेलेमी के पायरेट ग्रुप का निशान है जिससे हम उस बार के अंदर मिले थे। लूफी ये देख के समझ जाता है कि ये सब बेलेमी ने किया है और वो सब लोगों से बोलता है कि मैं जा रहा हूँ और मैं कल दोपहर होने से पहले आ जाऊँगा, हम सब साथ में स्काई आइलैंड चलेंगे। रॉबिन लूफी से बोलती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। लूफी बोलता है कि मैं उसी बेलेमी के प्राइवेट होटल में जा रहा हूँ जहाँ से उसने हम सबको बेइज्जती करके भगाया था। क्रिकेट लूफी से बोलता है कि उधर मत जाओ, कल दोपहर में तुम्हें स्काई आइलैंड जाना है और उधर जाना बेफालतू में समय की बर्बादी है। जोरो क्रिकेट को अपनी तलवार देता है और बोलता है कि लूफी अब नहीं रुकेगा, अगर तुम्हें उसे रोकना है तो वो बस इसी तलवार से रुकेगा, इस तलवार का इस्तेमाल करो और उसे रोक के दिखाओ। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है बेलेमी के प्राइवेट होटल का और यहाँ पे बेलेमी का एक आदमी पानी में हल्का हो रहा है। तभी आसमान से एक चिड़िया आती है और बहुत सारे वांटेड पोस्टर गिरा के जाती है। जब वो आदमी उन वांटेड पोस्टर को देखता है तो उस आदमी को हंसी आती है क्योंकि उसके अंदर जोरो और लूफी के भी वांटेड पोस्टर होते हैं और उनको बेलेमी ने सुबह ही पीटा था
और उनकी बाउंटी बहुत ही ज़्यादा है बेलेमी से। वो बोलता है कि शायद मैंने ज़्यादा ही पी ली है, लेकिन बाद में उसे यकीन हो जाता है कि ये सब तो सच है। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, लूफी बड़े ही गुस्से में मॉकटाउन जा रहा है बेलेमी के प्राइवेट होटल में। और यहाँ पे प्राइवेट होटल में तो पार्टी चल रही है, लेकिन यहाँ पे वही आदमी आ जाता है जिसने अभी अभी जोरो और लूफी के वांटेड पोस्टर देखे हैं। वो बेलेमी से बोलता है कि आज सुबह हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। बेलेमी बोलता है कि क्या हो गया, और तब वो आदमी कुछ ऐसा दिखाता है जिसको देखने के बाद सारे लोग बहुत ही डर जाते हैं। वो आदमी जोरो और लूफी का वांटेड पोस्टर दिखाता है जिसपे एक पे तो 60 मिलियन और एक पे 100 मिलियन बाउंटी है। वो बाउंटी पोस्टर देखकर बेलेमी हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हें तो पता ही होगा, आजकल बहुत सारे फेक बाउंटी पोस्टर बनने लगे हैं और उन दोनों ने भी वही किया होगा। वो सब लोगों को बताता है कि आज सुबह तुमने देखा नहीं कि वो दोनों कितने कमज़ोर थे। और ये सुनकर सारे लोग चैन की सांस लेते हैं और बोलते हैं कि बेलेमी ने बिल्कुल सही कहा। तभी बेलेमी के प्राइवेट होटल के बाहर से एक आवाज़ आती है जैसे कोई बेलेमी को बुला रहा है। और ये आवाज़ सुनने के बाद सारे लोग बहुत डर जाते हैं, जैसे सारे लोग इस आवाज़ को पहचानते हैं। और बेलेमी ये आवाज़ को सुनने के बाद बोलता है कि लगता है वो आ गया, मुझे लगा नहीं था कि वो आएगा, लेकिन अब वो आ गया है तो मैं उसे सही सलामत नहीं जाने दूंगा। जब बेलेमी बाहर आता है और वो ऊपर देखता है तो उसे पता लगता है कि ऊपर लूफी खड़ा है जैसा कि उसने सोचा था। और लूफी बोलता है कि वो क्रिकेट की सोने की मूर्तियां वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बेलेमी बोलता है तो अच्छा, तो तुम उन बंदरों की मूर्तियां वापस लेने आए हो। और ये बोलने के बाद वो अपने डेविल फ्रूट की ताकत इस्तेमाल करके लूफी के पास ऊपर जाके खड़ा हो जाता है और बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें वो सोने की मूर्तियां नहीं दी तो तुम क्या कर लोगे। लूफी बोलता है तो तुम्हारा हाल बहुत बुरा होगा। बेलेमी बोलता है कि मैंने तो अपना काम किया है, क्योंकि मैं एक पायरेट हूँ और पायरेट का यही काम होता है कि वो दूसरों का सामान लूटे, और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। लूफी बोलता है तो इस हिसाब से मैं भी तुमसे वो सोने की मूर्तियां लूटने आया हूँ, क्योंकि मैं भी एक पायरेट हूँ। नीचे खड़े सारे लोग लूफी और बेलेमी को देख रहे हैं और बोलते हैं कि आज बेलेमी इसे छोड़ेगा नहीं। और वो इंसान जिसने लूफी का बाउंटी पोस्टर देखा है वो बोलता है कि बेलेमी को इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। बेलेमी बोलता है कि पिछली बार तो मैंने तुम्हारे हरे वाले दोस्त को और तुमको छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम पे कोई भी दया नहीं करूँगा। और फिर बेलेमी अपने डेविल फ्रूट की ताकत से जहाँ पे लूफी खड़ा है वहाँ की छत तोड़ देता है और लूफी को लटका देता है। नीचे खड़े सारे लोग बोलते हैं कि बेलेमी के आगे वो कुछ भी नहीं है और वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। बेलेमी दूर चिमनी पे जाके खड़ा हो जाता है और लूफी के खड़े होने का इंतज़ार करता है। और जैसे ही लूफी वापस खड़ा होता है, बेलेमी वापस उस पर तेज़ी से हमला करता है और लूफी को इस बार ऊपर से नीचे गिरा देता है। जैसे लूफी नीचे गिरता है वैसे सारे लोग उधर से हट जाते हैं और बोलते हैं कि बेलेमी इसे अपने आप संभाल लेगा। नीचे खड़े बेलेमी के सारे क्रू मेंबर्स बेलेमी को चीयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसे एक ही बार में मार डालो। बेलेमी ऊपर से लूफी को देख के हंस रहा है और बोल रहा है कि अब तो तुम गए। और फिर बेलेमी अपना हॉपर अटैक करता है और एक दीवार से दूसरी दीवार पे कूदने लगता है और वो अपनी रफ्तार को इतना तेज कर लेता है कि आम लोगों को वो दिखाई तक नहीं देता। लेकिन जब बेलेमी इसी रफ्तार से लूफी पर अटैक करता है तो लूफी एक ही पंच में बेलेमी को हरा देता है और बेलेमी को ज़मीन के नीचे घुसा देता है। और ये देखकर सारे लोगों की बोलती बंद हो जाती है कि बेलेमी बेहोश हो चुका है और लूफी ने उसको एक ही पंच में हरा दिया है। बेलेमी का साथी बोलता है कि बेलेमी मजाक करना बंद करो, अब उठ जाओ और इसको सबक सिखाओ। लेकिन बहुत देर तक बेलेमी नहीं उठता और फिर बेलेमी का साथी लूफी का पोस्टर देखता है और बोलता है कि ये तो असली है, ये बंदा तो सच्ची में 100 मिलियन बाउंटी अपने सर पर रख के बैठा है। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है क्रिकेट के घर का और यहाँ पर सारे लोग गोइंग मैरी को ठीक कर रहे हैं क्योंकि चॉपर ने उनका इलाज कर दिया है। और यहाँ होटल पे लूफी वो सारी चुराई हुई मूर्तियों को वापस ले जा रहा है, लेकिन तभी बेलेमी का एक साथी लूफी को रोकता है और बोलता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। सारे लोग उस आदमी से बोलते हैं कि उससे बहस मत करो, उसे जाने दो। लूफी उस आदमी की बात सुनकर गुस्से में रुकता है और ऊपर की तरफ इशारा करता है
और बोलता है कि मैं ऊपर जाने वाला हूँ। और फिर हमें सीन दिखाया जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑफिस का, और यहाँ पे एक नेवी का ऑफिसर अपने सीनियर से बोलता है कि वाइट बियर्ड और रेड हेयर पायरेट शैंक्स एक दूसरे से मिलने वाले हैं और वो दोनों बहुत ही बड़े पायरेट हैं, तो उनका मिलना हमारे लिए खतरे की बात हो सकती है। फिर उस आदमी के सीनियर्स बोलते हैं कि तुम जानते हो ना कि शैंक्स कैसा है और वाइट बियर्ड कैसा है, अगर वो दोनों मिलने वाले हैं तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तुमने सही कहा, कुछ तो खतरनाक होने वाला है और कुछ बड़ा होने वाला है उन दोनों के मिलने से। फिर वहाँ पे बैठा एक सीनियर ऑफिसर लूफी का वांटेड पोस्टर देखता है और बोलता है तो इस बच्चे ने हमारे वॉरलॉर्ड क्रोकोडाइल को हराया है, हम इसको ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और इसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे सीनियर 5 लोग, जिन्हें एल्डर कहा जाता है, वो आपस में बातें करने लग जाते हैं कि कैसे उन्होंने समुद्र के 7 वॉरलॉर्ड को इधर बुलाया है ताकि वो एक मीटिंग कर सकें कि नया वॉरलॉर्ड कौन बनेगा, क्योंकि अब क्रोकोडाइल हार चुका है तो किसी ना किसी को वॉरलॉर्ड तो बनना होगा। लेकिन लगता नहीं कि मीटिंग के लिए सारे वॉरलॉर्ड इधर आएंगे, क्योंकि सारे वॉरलॉर्ड में एटीट्यूड बहुत है। और तभी वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑफिस के बाहर अनाउंसमेंट होती है कि 2 वॉरलॉर्ड आ चुके हैं। ये है डोफ्लामिंगो, जिसकी बाउंटी है 340 मिलियन। ये है कुमा, जिसकी बाउंटी है 296 मिलियन। दोनों वॉरलॉर्ड के आने के बाद ही 2 नेवी के ऑफिसर पता नहीं क्यों आपस में लड़ने लगते हैं और उसके बाद बोलते हैं कि शायद डोफ्लामिंगो आ गया है। और हमें दिखाया जाता है कि ये सब दूर बैठे बैठे डोफ्लामिंगो करवा रहा है। और फिर एक नेवी का ऑफिसर डोफ्लामिंगो से बोलता है कि डोफ्लामिंगो अपना मजाक बंद करो। और फिर डोफ्लामिंगो बोलता है कि मेरे से तमीज़ से बात करो और मेरे आगे हाथ जोड़ो, वरना तुम तीनों को आपस में मरवा दूंगा। और तभी वहाँ पे नेवी का वाइस एडमिरल सेंगोकू आ जाता है और वो डोफ्लामिंगो से बोलता है कि अपना मजाक बंद करो। डोफ्लामिंगो उसकी बात मान जाता है और बोलता है कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं बंद करता हूँ। इसके बाद मीटिंग चालू होने वाली होती है, लेकिन तभी सेंगोकू डोफ्लामिंगो से बोलता है क्या तुम इसी तरह टेबल के ऊपर बैठोगे। डोफ्लामिंगो बोलता है कि हाँ, मैं इसी तरह बैठता हूँ, क्या तुमको कोई परेशानी है। और फिर एक और वॉरलॉर्ड आ जाता है वर्ल्ड गवर्नमेंट की मीटिंग में। उसको देखकर डोफ्लामिंगो बोलता है कि देखो तो कौन आया है, खुद हॉकाय मिहॉक आया है वर्ल्ड गवर्नमेंट की मीटिंग में। मिहॉक बोलता है कि पहले तो मैं इधर नहीं आने वाला था, लेकिन इधर एक बच्चे के बारे में बात होने वाली है और वो बात मेरे को सुननी है। इन सब के बीच में हमें दिखाया जाता है कि कोई और भी है वर्ल्ड गवर्नमेंट के रूम में जो उनकी मीटिंग को देख रहा है। तभी एक नेवी का आदमी उसे नोटिस करता है और बोलता है कि तुम कौन हो। उधर एक अजीब सा आदमी खड़ा होता है जो कि सारे ऑफिसर से बोलता है कि मेरे को पता है कि तुम नए वॉरलॉर्ड की तलाश में हो और मैं ये भी जानता हूँ कि नया वॉरलॉर्ड कौन बन सकता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट से हटकर हमें सीन दिखाया जाता है एक पायरेट की शिप का, और यहाँ पे एक दूसरे पायरेट का आदमी आता है और बोलता है कि मेरे को रेड हेयर पायरेट शैंक्स ने भेजा है और मैं उनका आदमी हूँ। उन्होंने आपके लिए एक लेटर दिया है और ये लेटर बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर एस के बारे में लिखा है। लेकिन उस शिप का कैप्टन शैंक्स का दिया हुआ लेटर फाड़ देता है और बोलता है कि ये मुझे नहीं चाहिए। और ये देखकर शैंक्स का आदमी बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि आप जानते भी हो कि हमारे कैप्टन कौन हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उस शिप का कैप्टन और जिसने ये लेटर फाड़ा है वो आदमी और कोई नहीं, वाइट बियर्ड है, जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान है इस वक्त। हमें दिखाया जाता है कि वाइट बियर्ड का इलाज चल रहा है और वाइट बियर्ड बोलता है कि अगर ये लेटर शैंक्स ने भेजा है तो उसको इधर खुद आना पड़ेगा मेरे से बात करने के लिए, मैं ये लेटर वगैरह नहीं पढ़ता। और इसके कुछ समय बाद ही शैंक्स का आदमी ये सारी बातें शैंक्स को बता देता है फ़ोन पे, और ये सुनकर शैंक्स हंसने लगता है। शैंक्स का आदमी शैंक्स से फ़ोन पे बोलता है कि उस आदमी ने हमारी कितनी बेइज्जती करी। शैंक्स बोलता है कि वो सबसे ही ऐसे बात करते हैं। फिर शैंक्स के क्रू मेंबर शैंक्स से बोलते हैं तो करना क्या है। शैंक्स बोलता है कि करना कुछ नहीं है, हम वाइट बियर्ड से मिलने चलेंगे और उसके लिए वाइन भी लेके चलेंगे, उसे वो बहुत पसंद है। और यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑफिस के अंदर वो अजीब सा आदमी बताता है कि वो ब्लैक बियर्ड का आदमी है और नया वॉरलॉर्ड तो ब्लैक बियर्ड को ही बनना चाहिए।
यहाँ पे बेलिमी के प्राइवेट होटल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे वही मोटा सा आदमी आता है जो कि लूफी को सुबह बार के अंदर मिला था। वो लूफी का नया वाला बाउंटी देखता है और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हारी बाउंटी इतनी कम तो नहीं होगी। यहाँ पे बेलिमी का आदमी गलती से उस मोटे आदमी की टक्कर मार देता है तो वो मोटा आदमी बेलिमी के आदमी को ज़मीन में भिड़ा देता है और उसको वहीं पे बेहोश कर देता है। वो मोटा आदमी बोलता है कि मेरे को पता था कि तुम्हारी बाउंटी कम से कम 100 मिलियन तो होगी। वो अपने साथियों को इकट्ठा करता है और बोलता है कि जल्दी चलो उस स्ट्रॉ हेड वाले को पकड़ने के लिए। और हमें उस आदमी का नाम दिखाया जाता है। उस आदमी का नाम है मार्शल डी टेक यानी कि ब्लैक बियर्ड।